नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका फिर हमारे एसटीसी चैनल पे। मैं डॉक्टर वंदना सिंह और आपसे काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ और अभी तक हम बात कर रहे थे किशोर वय की समस्याओं क्या क्या रहती है और हमारे 6 एपिसोड हो चुके थे। आज हम आपके सामने 7वां एपिसोड लेके आए हैं और इसका विषय सृजन है, जो सामुदायिक पुलिस और एनजीओ के सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये हमारी जो बस्तियों के बच्चे हैं उनको लेके प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। 15 दिन का रहता है और बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं, देखते हैं सृजन के बारे में। और हमारे साथ जो आज आए हैं वो रेखा श्रीधर मैम हैं, जो मीत फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। तो रेखा जी नमस्कार। आप अपना परिचय हमारे एसटीसी के कुछ दर्शकों को बताइएगा। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद आपको। मेरा नाम रेखा है, रेखा श्रीधर नाम है मेरा, और मैं मीत करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भोपाल में चाइल्ड लेबर के मुद्दों पर काम करती है। बस्ती में अयोध्या नगर में काम करते हैं बेसिकली हम लोग। ये काम तकरीबन हम अभी 4 साल से अयोध्या नगर के क्षेत्र में कर रहे हैं, किशोरों के साथ कर रहे हैं। तो मेनली तो चाइल्ड लेबर को फोकस करते हैं, पर उसके साथ जो भी और वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन का अगर कोई मुद्दा निकलता है तो फिर उसको भी हम लोग एड्रेस करते हैं। तो आप पूरा अयोध्या नगर का ही एरिया देखते हैं? हाँ, कौन से एरिया मतलब आते हैं आपके? वैसे तो हम अयोध्या नगर, मंडीदीप और रायसेन के कुछ एरिया देख रहे हैं, पर अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में हम अयोध्या नगर देखते हैं। अयोध्या नगर के अलावा यदि अगर हमारी नज़र में कहीं कोई भोपाल में कोई बाल संरक्षण आधारित कोई मुद्दा निकल के आता है, यानी कोई चाइल्ड लेबर दिख रहा है, चाइल्ड बैगिंग दिख रहा है, तो हम उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को सीमित एक सिर्फ अयोध्या नगर क्षेत्र में नहीं रखते हैं। अगर हमको कहीं और भी मुद्दे दिखाई देते हैं तो हम उन मुद्दों को वहाँ पर भी टेकअप करते हैं। जी, जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ, अभी जो हमारी रेखा जी हैं वो सृजन प्रोग्राम पुलिस इकाई के थ्रू उनसे जुड़ी हुई है और ये आपका शायद सेकंड से। तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि ये किस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज इसमें होती है। वंदना जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई। सृजन कार्यक्रम बेसिकली ये एनजीओ और पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में चलने वाला कार्यक्रम है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत ये कार्यक्रम सृजन कार्यक्रम शुरू हुआ है। और इस सृजन कार्यक्रम में ये बेसिकली बच्चों को हर लेवल पे, हर जगह पे बच्चों को एक तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बच्चे बचाव के रूप में अपने आप को विकसित कर पाए। जैसे हम बोलते हैं कि एक होता है कि अपराध हो गया, अपराध होने के बाद आप थाने जाते हो और थाने में रिपोर्ट लिखवाते हो, पर अपराध होने से पहले हम कैसे उस अपराध से बच सकते हैं। तो और बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारा यही होता है कि हमें जागरूकता होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज के प्रति जागरूक होंगे तो शायद हमें बहुत सारे अपराध होने में हम अपराध से हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सृजन कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये सृजन कार्यक्रम 15 दिन से लेकर 20-22 दिन तक चलता है। वैसे अगर हम एक मॉडल सृजन बोले तो 18 दिन का हम इसको मानते हैं कि कम से कम 18 दिन ये कार्यक्रम चलता हो। और इस कार्यक्रम में 45 दिन की हम थ्योरी क्लासेस चलाते हैं, जहाँ पर बच्चों के साथ अलग अलग मुद्दे, जैसे बच्चों के अधिकार क्या हैं, फिर बच्चों को स्कूली शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करना इसके माध्यम से, फिर सरकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो महिला बाल विकास के साथ उसको जोड़ना, तो महिला बाल विकास का कोई आके उनको उसका प्रशिक्षण देता है। फिर पुलिस विभाग से आके, ट्रैफिक पुलिस से कोई आकर उसका प्रशिक्षण देता है कि भाई आपको 18 साल से कम उम्र में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए या लाइसेंस होने के बाद आपको गाड़ी चलाना चाहिए, तो उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे तमाम सारे, अभी साइबर जैसे एक बड़ा मुद्दा है कि साइबर में पता नहीं चलता है, साइबर अरेस्टिंग हो रहा है आजकल, और साइबर में कोई लिंक आप क्लिक कर देते तो पता चलता है कि गलत गंदे फोटोज डाउनलोड हो गए। तो तमाम सारी चीज़ों से हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इस पे बात करते हैं। और बाकी का हमारा 1 घंटे का जो सेशन होता है वो मार्शल आर्ट का होता है, जिसमें हम सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स बताते हैं। और ये किशोर किशोरियों दोनों के लिए हम बात करते हैं कि अगर लड़की है तो रास्ते में अगर अकेले जा रही है तो कुछ टेक्निक्स उसको आना चाहिए जिससे वो अपना आत्मरक्षा कर सके। तो ये पूरा एक कोर्स चलता है जिसको पुलिस वाले ही आके
और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग उन्हीं के यहाँ से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई कांस्टेबल आके उसको देता है। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन पे हम ये कार्यक्रम चलाते हैं। और एक सृजन हमने मई में चलाया था, ये हमारा दूसरा सृजन है। और अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो मई वाला सृजन के बाद तो हमको इतने सारे अचीवमेंट्स मिले कि हमको समझ में आया था कि ये कार्यक्रम वाकई में बच्चों में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। लड़कियां अपने बारे में बात करने लगी है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उन्होंने अपना स्कूल में एनरोलमेंट करवाया है, ITI में नाम एनरोल किया है। चाइल्ड लेबर वाले बच्चे बोलते हैं कि दीदी अब हमको भी ये काम छोड़ के पढ़ना है। तो ये एक पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं बदलाव लाता है। पहले दिन हमारे बस्ती के जो बच्चे, काकड़ा बस्ती के बच्चों के साथ अभी हम ये सृजन कर रहे हैं, तो जो पहले दिन बच्चे थे, अगर पहले दिन का मैं अगर फोटो आपको दिखाऊं तो पहले दिन इतने गंदे से बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे दबे हुए से, और कल आप जब देखेंगे उन बच्चों को तो एकदम उनमें ड्रास्टिक परिवर्तन है। तो वो धीरे धीरे, और ये 18 दिनों में तो बिल्कुल ही बहुत चेंज आ जाता है। और इसमें हमारा जब क्लोजिंग होता है तब कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक्स ये बच्चे प्रेजेंट करते हैं वहाँ जितने भी दर्शक हैं उनके सामने। उसमें पुलिस विभाग के सारे अधिकारी होते हैं, NGO सेक्टर के लोग होते हैं, महिला बाल विकास के लोग होते हैं, हमारे पंचायती राज के लोग होते हैं उसके अंदर। तकरीबन सभी के सामने ये बच्चे अपना प्रेजेंट करते हैं। बच्चों के माता पिता भी आते हैं उसमें देखने के लिए। उसमें मार्शल आर्ट का पूरा टेक्निक बच्चे प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बच्चे जो है एक नाटक, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों का एक सोशल मीडिया पे नुक्कड़ नाटक बच्चों ने प्रेजेंट किया था, जिसमें सोशल मीडिया का प्रभाव किस तरीके से छोटे बच्चों पे पड़ता है उसको लेकर हम लोगों ने बात करी थी। अभी चाइल्ड मैरिज को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। फिर एक पावर वॉक होता है। पावर वॉक यानी कि ये हम सिर्फ लड़कियों के साथ करते हैं। 12 लड़कियां हम सेलेक्ट करते हैं इसमें, और हर लड़की अपने एक अलग रोल में होती है। जैसे आपकी वो भारत माता भी होगी, मतलब एक माँ है, एक माँ के रोल में एक बच्चे के साथ होगी, वो भी होगा। तो दूसरी तरफ वो एक इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग के ड्रेस में होगी, आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स इनके ड्रेस में भी होगी, तो डॉक्टर भी होगी। ऐसे करके अलग अलग रोल में हम उनको लेकर आते हैं और वो कैटवॉक करते हुए आते हैं। जैसे एक फैशन शो होता है, पर हम फैशन शो की तरह इसमें कैटवॉक करके पावर्स को इंडिकेट करते हैं कि महिला जो है वो कमजोर नहीं है, और महिला का रिप्रेजेंटेशन हर जगह है। वो एक माँ है तो वो एक इंजीनियर भी है, वो एक आर्मी ऑफिसर भी है, कुल मिला के महिला सशक्त है आज। ऐसे मैसेज के साथ हम उसको लेकर आते हैं और इससे फिर हम उसको क्लोज करते हैं कि महिलाओं को हम अबला नहीं सबला समझ के आगे बढ़े करके। तो ये एक पूरा उस तरीके से हमारा सृजन का पैकेज होता है, जहां हम बच्चों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ रोल में अभी लड़कियां कर रही हैं। वहीं हम लड़कों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि बच्चियां, आप मतलब लड़कियां आपके घर में भी हैं और ये भी लड़कियां हैं, तो जैसे आप अपने घर में रेस्पेक्ट दे रहे हैं उतनी ही रेस्पेक्ट बाहर भी दें। तो हम लोग जेंडर के सेशंस भी कराते हैं ताकि जेंडर इक्वलिटी भी मेंटेन हो। तो ये पूरा एक टोटल पैकेज है सृजन का। जैसे कि आप किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य भी रह चुकी हैं, उसके बाद फिर आपने अपना NGO का में सृजन कार्यक्रम में देखा, तो आपको ऐसा क्या परिवर्तन लगा कि वहाँ जो बच्चे समस्याएं लेके आते हैं और अगर हम इन बच्चों को जैसे आपने बोला जागरूक करते हैं तो कहाँ पर हम बच्चे इस गतिविधियों में कम आए तो वो हम अंदर देख सकते हैं उसमें? हाँ, जैसे अगर हम बोले तो अभी ये बात तो किसी से भी शायद छिपी ही नहीं है कि किस तरीके से तेजी से जो है सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं हमको आम दिन देखने को मिल रही है, पेपर में पढ़े या कहीं पे भी। उसके कारण काफी सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि परिवार का ध्यान बच्चों के प्रति ना होना, बच्चों का अपना एक अकेलापन महसूस करना और अपनी बात किसी और को शेयर ना करना। फिर जिससे वो अपनी बात शेयर करते हैं उनको लगता है कि यही मेरा हितैषी है, और उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि एक लड़का और एक लड़की एक ऐसे एज में जहाँ ये अट्रैक्शन होना बहुत स्वाभाविक है हार्मोन्स के कारण भी, तो वो एक अट्रैक्शन में आते हैं और उनको लगता है कि नहीं अब शायद हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और भागने की एक योजना बना लेते हैं, और कई बार ये लोग बच्चे घर से निकल जाते हैं। तो जो मेरा एक पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के क्षेत्र में मैं पिछले 25 सालों से काम कर रही हूँ,
मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी मैं रही हूँ और आज भी मैं कई सारे केसेस देख ही रही हूँ। तो उन सब से ये निकल कर आया कि अगर इनको अवेयरनेस होगा तो शायद ये जो भागने की प्रोसेस है या फिर ये जो सेक्सुअल अब्यूज में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम कम हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे हम लोग जो भी अवेयरनेस करते हैं ना वो ज्यादातर हम महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ करते हैं। हमारा कभी भी अवेयरनेस पुरुषों के साथ या लड़कों के साथ नहीं होता। हम सोचते हैं कि लड़की को अवेयर कर दो तो शायद आपने सेक्सुअल अब्यूज को रोक देंगे, पर नहीं, कहीं ना कहीं हमको लड़के को भी अवेयर करना है कि सेक्सुअल अब्यूज किसी एक से नहीं होता, दोनों को जोड़ के सेक्सुअल अब्यूज होता है। तो लड़के को हमें ये समझाना होगा कि भाई अगर तुम कमेंट्स कर रहे हो, अगर तुम गलत फोटोज भेज रहे हो, आज ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है पर अगर कल ये तुम्हारे फोटो जो तुमने भेजे हैं या तुमने जो कमेंट किया है, अगर कल तुम्हारी लड़ाई हो जाती है तो वो ये फोटोज और बाकी सारी वीडियोस वो अगर पुलिस को शेयर कर सकती है तो तुम अरेस्ट हो सकते हो। तो तुम क्या भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, इसको ध्यान में रखो। साथ में अगर तुम उसको लेकर भागते हो तो कल वो जब वापस रेस्क्यू होगी तो वो तो अपने घर चली जाएगी पर तुम जेल चले जाओगे। तो ये अवेयरनेस हम जब लड़कों को देते हैं तो उनको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमको बच के रहना है। तो अब बोलते भी हैं कि कई बार मैडम ऐसा होता है कि लड़की बोलती है कि चलो भाग चलते हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं भागे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, तो फिर हम क्या करें। तो ना अगर तुम भाग के जाओगे तो रेस्क्यू होगे, लड़की तो घर चली जाएगी, तुम्हें जेल हो जाएगी। तो तुम उसको समझाओ कि नहीं हम भाग के नहीं जा सकते, ये गलत है, या फिर एक सर्टेन एज तक हमको रुकना पड़ेगा कि वो 18 की हो जाए, तुम 21 के हो जाओ, फिर दोनों जाके अपनी मनमर्जी से शादी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अभी हम लड़कों के साथ कन्विंस कर रहे हैं ताकि हम प्रिकॉशनरी तौर पे लड़के और लड़कियों को एक प्रोटेक्शन के लेवल पे देख सकें। हमारा मुद्दा दोनों ही है, हम किसी एक के साथ बात नहीं कर सकते, तो हम दोनों के साथ मोस्टली बात करने की कोशिश करते हैं। आप बाल विवाह के ऊपर भी काफी इसमें प्रोग्राम जो चलाते हैं, तो क्या कभी कोई केस ऐसा है कि बच्ची ने अपने खुद से ही अगर बाल विवाह उसका हो रहा हो तो उसने रोकने के प्रयत्न किए या आप लोग किससे संपर्क किया है? हाँ, ऐसे कई सारे केसेस हैं जहाँ पर बच्ची ने संपर्क किया है। अभी हाल ही का एक केस है जहाँ पर एक बच्ची को, मतलब आजकल क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा हो रहा है तो बच्ची बोलती है कि नहीं मुझे 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं करना, पर जब परिवार वाले उसको बहुत फोर्स करते हैं तो वो आके हमको बोलती है कि हमारे परिवार वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो, अभी तो मैडम शादी नहीं कर सकते, आप इनको समझाओ। क्योंकि हमारे बस्तियों में ग्रुप्स भी बने हुए हैं तो उसके माध्यम से वो आके बोलते हैं। तो हम लोग उनके घर जाके उनके परिवार वालों को समझाते हैं, और ना सिर्फ समझाते नहीं है, हम लोग पुलिस कंप्लेंट भी उनकी करते हैं। पर ऐसा एफआईआर के मोड में नहीं जाते हम लोग एकदम से, पहले हम पुलिस वालों को बताते हैं और जहाँ का वो लड़का रहता है उस परिवार वालों को भी हम लोग फोन करके ये सारी चीजें इन्फॉर्म करते हैं, और वहाँ के पुलिस थाने के थ्रू भी हम आगे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से शादी कर रहे हो तो ये भी नहीं हो सकती, अगर आपकी किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आप सब इसमें अरेस्ट हो जाओगे, क्योंकि बाल विवाह के अंतर्गत 18 से कम या 21 से पहले लड़के की शादी करना गैर कानूनी है, और अगर शादी करते हैं तो उसमें लड़के के पूरे परिवार वाले अरेस्ट हो सकते हैं, लड़की के परिवार वाले भी हो सकते हैं। तो काफी हद तक तो शादी रुक जाती है, बट इन केस हो जाती है तो फिर हम गोना बोलते हैं कि गोना मत करो, कम से कम गोना रोक के रखो आप, क्योंकि अब शादी तो हम नहीं चाहते कि किसी की टूटे, पर आप गोना मत करो, ताकि गोना 18 के बाद जब लड़की 18 की हो जाए तब आप करो। अदरवाइज हम ये भी बताते हैं कि अब ये पॉक्सो के अंतर्गत और घातक है कि अगर आपने शादी करी तो चाइल्ड मैरिज तो लगेगा ही लगेगा, साथ में पॉक्सो कानून भी लगेगा। तो काफी हद तक तो रुक जाते हैं, और एक दो लड़कियों ने अपने से भी शादी को रोका है, पर हाँ उसके बाद उनको बहुत समय तक उसका मतलब साइड इफेक्ट भी झेलना पड़ता है परिवार वालों की तरफ से। पर हाँ वो 6 महीने 1 आध साल बाद परिवार वालों को भी समझ में आता है कि जो हमारी बेटी ने किया है वो सही किया है। जी तो आपके स्कूलों में किस तरह के प्रोग्राम चलते हैं? ये तो हमारे उन बच्चों के लिए हो गया कि जो बस्तियों में रहते हैं और इतना स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई ऐसी सुविधा ही नहीं कि वो जागरूक हो पाए या उनको सही तरीके से गाइड करें। लेकिन जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको गाइड करने वाले भी प्रॉपर हैं, उनको माहौल अच्छा मिल रहा है, क्योंकि समस्या आज की तारीख में दोनों ही जगह मुझे तो लगता है कि बराबर ही चल रही है। बिल्कुल। तो उनको आप किस तरह से अवेयर करते हैं
इन्हीं सब चीजों के लिए? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों तरफे मतलब हर तरफ से हम बच्चे को कवर कर पाए। तो बस्ती के लेवल पे हम बस्ती के बच्चों के साथ बात करते हैं, तो उसी लय में हम लोग स्कूल के बच्चों के साथ भी बात करते हैं, स्कूल में जाते हैं। अब तक हमने करीब 25 से 30 स्कूलों के सेशंस किए होंगे। अयोध्या नगर है, आपका आनंद नगर है, जी जी। और पिपलानी है, ये अवधपुरी है। तो इन स्कूलों में जाके हमने बच्चों के साथ कंटिन्यूअसली सेशंस किए हैं, उनके साथ जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें हम सेक्सुअल अब्यूज, पॉक्सो के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में और अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि ये अभी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ हमको लग रहा है कि बच्चों के साथ बात करना है। तो अवेयरनेस के थ्रू हम लोग एक एक डेढ़ घंटा इन बच्चों के साथ भी बात करते हैं, और उसके बाद यदि इनके कोई क्वेश्चंस होते हैं या फ़ोन आते हैं बाद में, तो फिर उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको कितना चेंज लगा जैसे स्कूलों में जाके आप अवेयर करते हैं, क्योंकि उन बच्चों के पास तो प्रॉपर गाइडेंस भी होती है और नेट के थ्रू इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो क्या आपको बदलाव लगा कि नेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है पर वो करेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है? तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि गूगल ज्ञान पे मत जाओ, पर्सनली चीज़ों को अवेयर करने की कोशिश करो, और चेंजेस तो आता है। जैसे बच्चे सतर्क होते हैं कि नहीं, मुझे अब इसको लेके नहीं जाना है, अगर मैं लेके गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो अब बच्चे टैकल करते हैं। लड़कियां भी थोड़ा समझ में आता है उनको भी कि नहीं, मुझे अभी इसको नहीं बोलना है, क्योंकि ये तो जेल चला जाएगा पर मैं कहीं ना कहीं बाहर रह जाऊंगी। तो जहां तक अवेयर किया है वहां तक तो फिर भी काफी हद तक, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि 100% एकदम चेंजेस आ गया है, बट ये है कि अगर मुझे लगता है उसमें से 10% भी अगर कहीं चेंज आता है, तो वो मेरे लिए एक इंडिकेटर, एक प्लस पॉइंट है कि यार, और वो आता है चेंजेस। जैसे हम स्कूलों पे बात कर रहे थे, तो मेरा ऐसा जानना है और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या आप स्कूल में जाके अवेयर करते हैं, तो उनके माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए उन लोग को अवेयर करने के लिए? हाँ, ये एक आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे बस्तियों में तो हम लोग पेरेंट्स के साथ भी बात करते हैं, क्योंकि जब बच्चों के साथ बात करते हैं तो हमारे महिला ग्रुप बनाए तो कोशिश करते हैं कि सारी महिलाएं आ जाएं, सारे पुरुष आ जाएं, उनके साथ बात करते हैं। पर जब स्कूलों के साथ बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, वो बच्चे हैं। पर दूसरी तरफ हम ये कोशिश करते हैं कि स्कूल में टीचर्स के साथ भी हम ट्रेनिंग करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं खासतौर से पॉक्सो पे, ताकि वो बच्चे आइडेंटिफाइड भी कर सकें और वो फिर पीटीएम के माध्यम से वो उसको स्प्रेड कर सकें। तो अभी एक हम उसी कोशिश में जा पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक शहर पूरा कवर करना थोड़ा सा उतना मुश्किल है, पर ज़्यादातर हम ये करते हैं। फिर पेरेंट्स के साथ नहीं तो अलग अलग बस्ती के अलग अलग कॉलोनीज में अभी हम पेरेंट्स के साथ, मतलब वहाँ के लोगों के साथ बात करना शुरू कर रहे हैं। जब लोगों के साथ बात करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं पेरेंट्स तो होंगे ही, तो वो उस तरीके से कवर किया है। पर अभी हाँ, हम लोग अभी उतना अप्रोच नहीं कर पाए जितना अभी हमको करना है, पर ये टीचर्स के माध्यम से और बाकी चीज़ों पे अभी हम कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न ये है और दर्शक भी शायद जानना चाहेंगे कि जैसे हम बस्तियों में आप अवेयर करते हैं तो उनके माता पिता आते हैं, दोनों में से कोई एक ही आता होगा, तो उनके साथ आपको बातचीत करने में क्या सामंजस्य, क्या समस्या आती है? और इधर अगर हम उन परिवारों को देखें कि जो एक अलग ही, एक अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, तो कहाँ आपको बातचीत करने में ज़्यादा आसानी रहती है कि वो बच्चों की समस्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं? दोनों जगह ही जब बच्चों के बारे में बात करते हैं तो प्रॉब्लम दोनों जगह अलग अलग टाइप की है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं बस्ती में बच्चों की प्रॉब्लम्स को लेकर, तो माता पिता समझ के भी शायद वो उसको पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अपने रिक्वायरमेंट्स अलग है। उनके लिए तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो पैसा चाहिए, घर का खर्चा चलना है, बाद में बच्चे की ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ की रिक्वायरमेंट एक अलग है कि वो समझना चाहेंगे तो भी शायद वो उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा वेल सेटल्ड फैमिली के बारे में बात करते हैं, तो ये फैमिली बच्चों की प्रॉब्लम्स समझती है, करने की कोशिश भी करती है, पर फिर प्रॉब्लम ये है, कई बार ये होता है कि उनके अपने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उनका अपना एक ग्रुप है जिसके साथ उनको इंटरेक्ट करना है, उस ग्रुप
को ये दिखाना कि नहीं मेरा परिवार ये है, मेरे बच्चे आजकल ये कर रहे हैं, और उस चीज में बच्चों पे जो प्रेशर डालना वो थोड़ा सा बच्चों को नेगेटिव मोड पे ले आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि किटी पार्टी है तो मुझे मेरे बच्चे को प्रेजेंट करना है उसके सामने कि जैसा अच्छा तुम्हारा बच्चा फॉरेन जा रहा है पढ़ेगा तो मेरा बच्चा भी फॉरेन जाके पढ़ेगा, तुम्हारा बच्चा अच्छा इस स्कूल में तो मेरा बच्चा भी इस स्कूल में, अरे वो मेरा बच्चा तो कराटे भी जा रहा है, मेरा बच्चा तो जो मतलब ड्राइंग क्लास भी जा रहा है, मेरा बच्चा स्कूल भी जा रहा है। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमको क्योंकि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो हम ये नहीं देखते कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ उस टाइप का इशू हमको देखने को मिलता है कि एक होड़ है, एक पारिवारिक होड़ है और उसमें हम बच्चे को एक मोहरा बना के उसके साथ हम दौड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ हमारा यही कहना है कि आप बच्चे की कैपेसिटी को देखते हुए आप ये मत देखो कि बगल वाले बच्चे ने किया, बगल वाला बच्चा अगर 7% ला रहा है तो आप कंपेयर मत करो कि आपका बच्चा भी 7% लाए। आपका बच्चा 50 ला रहा है, ओके हमारे बच्चे की कैपेसिटी उतनी है, पर हो सकता है हमारा बच्चा उस बच्चे से कहीं किसी और चीज में बेटर है, तो जो बेटर है हम उसको पकड़ते हुए बच्चे को आगे डेवलप करें। तो ये हम बोलते हैं, जिसमें कई बार हमको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आता है, करते हैं माँ बाप बिहेव करते हैं। वही है कि गुड पेरेंटिंग को लेकर हमें माँ बाप के साथ बात करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली कि गुड पेरेंटिंग, क्योंकि पेरेंट्स बनना तो आसान ही रहता है और बन भी जाते हैं, लेकिन अभी जो मुद्दा उठ रहा है वो गुड पेरेंटिंग का होता है। पेरेंटिंग के ऊपर काफ़ी चीज़ें बातचीत भी हो रही है और हम करना भी चाहेंगे इसमें। बट मैंने सज्जन के उससे एक चीज़ पूछी कि मान लीजिए किसी बच्चे के अच्छे परसेंटेज आते हैं और अगर वो कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी क्या कुछ योजनाएं रहती है कि बच्चों को हम आगे बढ़ा पाएँ उन बच्चों के लिए? अभी पुलिस विभाग ये करवा रही है कि जो बच्चों के अच्छे परसेंटेज हैं या मतलब जो 10th और 12th भी पास है परसेंटेज वाइज, ऐसा उन्होंने बहुत फोर्स नहीं किया है, तो वो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अभी किया है, जिसमें से जो क्लासेस चली हैं उसके बाद लड़कियों ने 70% 80% मार्क्स तक रिटर्न टेस्ट में क्लियर किया है। अभी सब फिजिकल की तैयारी में लगी हुई है, तो ये भी है। तो वो जो तैयारी करवा रहे हैं वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं होगी, वो पीएससी के लिए, वो एसएससी के लिए, मतलब एक कॉमन तैयारी है। इसके अलावा भी पुलिस विभाग जैसे अगर फीस की कमी आ रही है और किसी बच्चे को कहीं और प्रमोट करना है तो थोड़ा बहुत वो लोगों से कोलैब करके मदद भी करते हैं। तो एक ये सृजन का एक अभी ये एक अच्छा पक्ष हमको देखने को मिला है, क्योंकि जनरली ये होता ही है ना कि बच्चे 10-12 कर जाते हैं लेकिन आगे के उनके पास चाहते हुए भी जानकारी का भी अभाव रहता है और इकोनॉमिकली कंडीशन तो उनकी ऐसी रहती कि वो उस चीज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा सारी चीजें काम हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि इस पूरे सृजन में कैरियर काउंसलर भी आती है जो बच्चों को काउंसलिंग देती है अलग अलग तरीके से कि वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं उनके हिसाब से। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है सृजन के अंतर्गत। कि आपके थ्रू मैंने भी एक अटेंड करा है जी जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था और जो उनके आंखों में जो तेज था कि नहीं मुझे बदलना है, नहीं मुझे काम करना, और बहुत गौर से वो सुनते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अप्लाई भी उस चीज को करना है। वो काफी खुश भी रहते और हर एज के हर क्लास के बच्चे वहां पर थे। तो बहुत अच्छा ही अनुभव रहा उन बच्चों के साथ बातचीत करना है, चीजें उनको अलग अलग चीज समझाना है। और कहीं ना कहीं मुझे उनको देख के ऐसा लगा कि उनको एक बोलना चाहिए ना कि रास्ता मिल जाता है कि नहीं अब हम भी कुछ कर सकते हैं। वो बैरियर उनके सामने सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज लगी। नहीं, काफी अच्छा है। और एक बार जो बच्चे मई में आए थे और उसके बाद जब वो वापस अपने घर गए तो आसपास के बच्चे बोलने लगे दीदी अब हमको भी करना है, तो फिर इसीलिए हमने उसी जगह पे ये सेकेंड राउंड शुरू किया था। तो इसमें कोई सिलेक्शन रहता है कि बच्चों का कि कितने बच्चे तक आ सकते हैं इसमें? इसमें ऐसा सिलेक्शन नहीं है, पर मिनिमम 60 बच्चे होना चाहिए, 60 होना चाहिए, पर आप आगे तक भी जा सकते हैं। पर मेरा अपना मानना ये है कि बच्चे तो 110 120 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, पर अगर 100 तक बच्चे हैं तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से उनको सिखा सकते हो, नहीं तो फिर वो क्राउड हो जाता है जिसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 100 बच्चे तक बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं और उनके साथ बहुत अच्छे से रन किया जा सकता है।
एक एज ग्रुप का क्राइटेरिया इसमें है कि 13 साल से 19 साल तक के बच्चे ही होना चाहिए, तो वो है। पर जब आप बस्ती में काम करते हो तो आप ये एज क्राइटेरिया बहुत डाल नहीं सकते, क्योंकि जब 13 साल का बच्चा आता है तो उसके साथ 10 साल का बच्चा भी आता है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू जा, हम तेरे भाई को लेंगे, तुझको नहीं लेंगे। तो हम ले लेते हैं, बट मोस्टली हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो 13 से 19 का ही होता है, ताकि वो थोड़ा समझ सकता है चीज़ों। और फैमिली अब्यूज जो अभी काफी चीजें देखने में आ रही, तो उन बच्चों को भी आप अवेयर करते हैं कि बच्चे जनरली चीजें बोल नहीं पाते हैं अपने, जो उनके साथ घटना। हाँ। और थाने का एक जो डर है, तो उस डर के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि किस तरह अगर मान लीजिए घर में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं आसपास या उनके रिलेटिव, तो क्या वो अकेले जाके कंप्लेंट कर सकते हैं? हाँ, ये अच्छी बात थी आपकी कि अभी हमने रिसेंटली ये सृजन वाले बच्चों का ही और बाकी बस्ती के भी अलग अलग बच्चों के साथ हम लोग थाना विजिट भी कराते हैं, ताकि थाना है या बाल आयोग है या महिला थाना है या पार्षद नगर पालिका ही चले गए बच्चों को लेके, तो यह अलग अलग ऑफिसों के हम विजिट कराते हैं। और विजिट कराने का पर्पस हमारा सिर्फ इतना ही होता है कि बच्चे ये जाने कि उनके बेहतरी के लिए यहाँ पर किस चीज क्या चीजें उपलब्ध है। जैसे हमने थाने का विजिट कराया तो थाने में जो बच्चियां और लड़कियां आए थे, उन्होंने पूरा एक प्रोसेस जाना कि थाने में क्या काम होता है, कैसे होता है। अगर एफआईआर थाने वाले नहीं लिख रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, एनसीआर और एफआईआर में क्या डिफरेंस होता है। एनसीआर हमको नहीं कराना है, एनसीआर अगर हम कराएंगे तो वो सिर्फ एक लेटर रिसीव करने जैसा है, हमको एफआईआर पे जोड़ देना है। एफआईआर अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम एसपी को डायरेक्ट लेटर लिख सकते हैं, हम ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस बच्चों ने थाने की विजिट से जाना है जी। और ऐसे ही अगर पार्षद ऑफिस जा रहे हैं तो एक पार्षद के क्या क्या रोल्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या पार्षद के अंदर में आता है, ऐसे। तो मेनली यही अवेयर करने का यही मतलब है कि आप अपने राइट्स के बारे में जानें। अभी जैसे एक दो लड़कियां गई थी एफआईआर करवाने, तो उनको एनसीआर दे के वापस कर दिया। अब वो बोल रही हैं कि मैडम हमारे पास तो एनसीआर है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे दर्शकों को एनसीआर और एफआईआर में क्या डिफरेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। तो ये है, एनसीआर होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट और एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है वो सिंपल एक रिपोर्ट होती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन हमने लेके रख ली है और उस पर कार्रवाई करना बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है। सिर्फ ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन है जो आपने पुलिस को दे दी है, इस पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं और वो आवश्यक भी नहीं है पुलिस की तरफ से। बट एफआईआर वो है जिसमें एफआईआर हुई है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है, और ये क्राइम के अंतर्गत है। एक सेक्शन लगता है और उसके अंतर्गत पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता ही है, मतलब इस पे पुलिस रिएक्शन करेगी, पर एनसीआर पे वो रिएक्शन नहीं करेगी, उतना उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस है। अगर हम सेक्सुअल अब्यूज के केसेस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में एफआईआर करवाते हैं या मिसिंग के केसेस में भी कि बच्चा हमारा मिस हो गया है, तो एफआईआर होगी तो पुलिस रिएक्शन करेगी, मतलब इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर एनसीआर होगी तो पुलिस उसको डस्टबिन में डाल सकती है। तो मतलब अगर कोई कंप्लेंट करने के लिए जाए तो वो बोल सकता है कि उसको क्या करवाना है? हाँ, वो बोल सकता है, उसको सीवियरिटी बतानी पड़ेगी। कई बार वो ये बोलेगा कि नहीं गुम है, गुम हो गई है लड़की, तो वो 100% एनसीआर करेंगे। अच्छा, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सीवियर नहीं, गुम हो गई है। पर गुम हो गई है या कोई लेकर गया है, किडनैपिंग के तौर पे देख रहे हैं, तो वो एफआईआर करेगी। ये एक जनरल, मतलब मैं एक समझाने के तौर पे बोल रही हूँ। और जो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट का बताया था, तो वो किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं? ऑनलाइन में अगर आप गूगल पे जाएंगे और जाके एफआईआर टाइप करेंगे कि ऑनलाइन एफआईआर करना है, तो एक आपके पास लिंक आएगी ऑनलाइन एफआईआर की, और उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि आप क्या एफआईआर करना चाहते हैं, आप कौन से वार्ड में एफआईआर करना चाहते हैं, कौन से थाने के लिए करना चाहते हैं, और फिर बाद में आप अपनी एक अपना कहानी लिख दो कि आप किस चीज के लिए करना चाह रहे हो, और आप उसको सबमिट कर दो। तो आपकी जो एफआईआर है वो कंसर्न थाने को चली जाएगी। फिर कंसर्न थाना आपको कॉल करके इसको वेरीफाई करेगा कि ये एफआईआर जो आपने किया है ये सही है कि नहीं। फिर आप जब उसको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये सही है, तो फिर वो आगे के प्रोसेस में इनिशिएट कर देगा।
यानी अगर थाना एफआईआर नहीं ले रहा है तो आप ऑनलाइन एफआईआर के प्रोसेस में जा सकते हैं। नहीं तो बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि बहुत सी जानकारी तो मुझे भी हाँ। नहीं थी और हम बच्चों को भी दे सकते हैं। ये कई बार ऐसा देखने में आया कि फैमिली में अगर माँ, जो उनकी मम्मी अगर वो मारपीट का शिकार होती है किसी और चीज का भी, तो कम से कम बच्चे तो अपनी फैमिली के लिए आवाज उठा ही सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा और लगा। साथ में अगर आप डायरेक्टली एसपी को भी बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं कि मेरे साथ ये घटना हुई है, और आप चाहें तो थाने का नाम भी दे सकते हैं कि थाने ने एफआईआर नहीं लिया है तो मुझे आपको डायरेक्टली भेजना पड़ा, तो फिर वो अपने संज्ञान में लेके उसको प्रोसेस इनिशिएट करेगा। तो आप दोनों तरीके से उसको देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मतलब रही है, क्योंकि सृजन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब जानते बट इतना नहीं कि उन बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा काम चीज हो रही है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो जानकारी आज मिली है। तो अंत में आप मतलब जो भी कुछ बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। अंत में बहुत ज्ञानवर्धक बातें तो नहीं है, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को एक बच्चा ना समझ के उसको भी हमें इंसान की तरह देखना चाहिए, जहाँ उसके अपनी भी कोई इच्छाएं होंगी, उसकी अपनी कोई मतलब करने की इच्छा, या उसका अपना किसी तरीके का, मतलब वो हमारी इच्छा पे निर्भर ना हो, उसका एक स्वतंत्र इच्छा है, तो उसको हमें जरूर महत्व देना चाहिए कि बच्चे की भी अपनी स्वतंत्र इच्छा हो सकती है। तो आपका प्रोग्राम या आपको कैसा लगा, इस पे आप अपने विचार जरूर रखिए, हमें कमेंट्स करके बताइए और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।